सामान आया हो। माँ जी, कैसी आवाज आ रही है साक्षी के कमरे से? अंदर सब ठीक तो होगा ना? मैं जाकर देखती हूँ। बाबा ने बहुत विश्वास के साथ अपने शिष्य को यहाँ भेजा है, उसे अपना काम करने दो। मुझे ऐसा लगता है कि हमें बीच में नहीं आना चाहिए। कमरे में सामानों के गिरने और डबल बेड और खिड़कियों के खड़खड़ करके हिलने की यह घटना लगभग 1 मिनट तक चलती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। कमरे में हो रही इस तरह की डरावनी घटनाओं को देखकर भी साक्षी के चेहरे पर किसी तरह का कोई डर नहीं था। अभी भी कमरे में एक कोने में बैठे वो अपनी डॉल के साथ बात करने में व्यस्त थी। कुछ पल इधर उधर घूमने के बाद मार्कंडेय वापस हॉल में आ जाते हैं। महाराज, कुछ ऐसा मिला आपको जिससे चिंता करने की जरूरत है? आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, किंतु शक्ति क्या है और आपसे या आपकी बेटी से क्या चाहती है, इस बात की जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। अनुभव और ज्ञान में मैं अभी गुरुजी से बहुत पीछे हूं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस समस्या को गुरुजी आकर ही सुलझाए तो बेहतर होगा। ये कोई छोटी मोटी प्रेत आत्मा नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। जो कुछ भी अभी इस कमरे में हुआ वो सामान्य घटना नहीं है। वो शक्ति मुझे अपनी ताकतों से परिचित कराने की कोशिश कर रही है, बताना चाहती है कि मुझे इन सब से दूर रहना चाहिए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। मार्कंडेय की बात सुनकर सुनीता और रेवती जोर जोर से रोने लगते हैं। ऐसा मत कहिए महाराज, अगर आप अपने कदम पीछे खींच लेंगे तो हम तो उस ताकत के सामने बिल्कुल ही बेबस हो जाएंगे। अब हमें सिर्फ आप पर ही भरोसा है। आपको ही मेरी बेटी को इस संकट से बाहर निकालना होगा। रेवती की बात सुनकर मार्कंडेय गुरुजी का बताया हुआ मंत्र पढ़ते हुए साक्षी की डॉल के नजदीक जाने लगता है। मार्कंडेय लगातार मंत्र उच्चारण करता जा रहा था। तभी अचानक जैसे कोई अदृश्य भारी भरकम सामान आकर मार्कंडेय के सर पर लगता है और वो हवा में ऊपर उठने लगते हैं, जैसे किसी ने गिरबान पकड़कर उन्हें ऊपर उठा लिया हो। काफी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अचानक वो झटके से जमीन पर गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। मार्कंडेय की जमीन पर मूर्छित होते ही कमरे में एक स्पष्ट डरावनी हंसी की आवाज गूंजने लगती है, जिसे सुनकर रेवती और सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रेवती दौड़कर कमरे से बाहर आती है और फोन उठाकर पति राज का नंबर मिला देती है। तुम जहाँ कहीं भी हो तुरंत घर आ जाओ, बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है। जो कहना है साफ साफ कहो रेवती। पहले ही पिछले 2 दिनों में इतना कुछ घट गया है कि अब और सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत बाकी नहीं है। घर में सब लोग ठीक तो है ना? तुम्हें कैसे बताऊं विराज, मैंने बताया था ना कि हम घर के शुद्धिकरण के लिए एक बाबा के पास जा रहे हैं। बाबा ने अपने शिष्य को हमारे घर भेजा था, लेकिन रेवती रोते हुए सारी घटना पति राज को सुना देती है। मैं अभी घर आ रहा हूँ, तुम बिल्कुल घबराना मत, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। विराज और राज तुरंत घर पहुंचते हैं और मार्कंडेय को उठाकर साक्षी के रूम से बाहर ले जाने लगते हैं। तभी अचानक साक्षी के कमरे के पर्दे में आग लग जाती है और वो जलते हुए कमरे के दरवाजे पर उनके ठीक सामने आकर गिर जाता है। किसी तरह बचते बचते विराज और राज मार्कंडेय को अस्पताल पहुंचाते हैं, जहां उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है। अब भी तुम यही कहोगे विराज कि ये सब अंधविश्वास है, झूठ है, मेरे मन का वहम है? मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है इस घर में, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हें तो हमेशा यही लगता है ना विराज कि मैं पागल हूँ, कुछ भी मन गढ़ंत बातें करती हूँ। हमारी बच्ची उस शैतान के कब्जे में है। अब मैं क्या करूँ विराज, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? राज अपनी पत्नी रेवती से अस्पताल में खड़ा होकर बातें कर ही रहा था कि तभी इंस्पेक्टर का फोन उसके फोन पर आता है। मिस्टर राज, एक बहुत अहम जानकारी हाथ लगी है, आप अभी थाने आ सकते हैं? मैं अभी अस्पताल में हूँ सर, थोड़ा समय दे सकते हैं? फिर मैं आपको आकर बताता हूँ। रहने दो तुम, बस अस्पताल का एड्रेस मुझे भेज दो, मैं वहां आ रहा हूँ। कुछ देर में इंस्पेक्टर अस्पताल में पहुंच गया था। क्या बात है, क्या हुआ था आपके घर? पता नहीं आप हमारी बात पर यकीन करोगे या नहीं, हम बाबा को अपनी बेटी की जांच करने के लिए लेकर आए थे, लेकिन जैसे ही बाबा ने साक्षी के कमरे में कदम रखा सब कुछ बहुत अजीब हो गया।
कमरे की खिड़कियां, दरवाजे, बेड सब कुछ ऐसे हिलने लगा जैसे कोई जलजला आ गया हो, और फिर अचानक ये हवा में ऊपर उठने लगे और फिर जमीन पे गिर पड़े। हम लोग किसी तरह उन्हें लेकर अस्पताल आए हैं। अब आप बताइए, आपके हाथ कौन सी अहम जानकारी लग गई? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अगर आप मुझे कातिल साबित करने के लिए सबूत ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि आपके हाथ निराशा ही लगेगी। अपनी जांच की दिशा सही तरफ मोड़िए, वरना आपका समय और ऊर्जा यूं ही खर्च होती रहेगी। अब आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे बहुत से सवालों के जवाब डॉक्टर की ये बुक और साक्षी की रिपोर्ट्स पर डॉक्टर के द्वारा लिखे हुए रिमार्क से समझ में आ रही है। जिस दिन डॉक्टर की मौत हुई वो शायद साक्षी के केस पर ही काम कर रहे थे। उनकी स्टडी टेबल पर कुछ बुक्स और साक्षी की फाइल खुली हुई मिली। जब कमरे की तलाशी हुई तब मेरी नजर रिपोर्ट्स और किताब पर पड़ी और मैंने उन्हें तसल्ली से स्टडी किया। डॉक्टर ने अपनी फाइल्स रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स मेंशन किए जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें इस बात का डाउट है कि साक्षी जो कुछ भी कर रही है वो किसी मनोवैज्ञानिक बीमारी के कारण नहीं, बल्कि किसी थर्ड एंटिटी प्रभाव में आकर कर रही है। मेडिकल साइंस इस तरह की चीजों की पुष्टि नहीं करता, इसलिए उन्होंने कई बड़े बड़े डॉक्टर के रेफरेंस से प्रॉब्लम को समझने की कोशिश की और एंड में अपनी रिपोर्ट तैयार की। लेकिन अभी भी सवाल वही है कि आखिर डॉक्टर की हत्या किसने की और क्यों? जिस तरह से डॉल ने बाबा के शिष्य मार्कंडे पर हमला किया, वैसे ही ये भी हो सकता है ना कि उसी ने डॉक्टर के ऊपर हमला किया हो जिसमें उनकी जान चली गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने बड़े डॉक्टर वो इस तरह की बातों पर यकीन कर सकते हैं। अब तो आपको यकीन हो गया ना इंस्पेक्टर साहब कि मेरे पति या मेरे परिवार में से किसी का भी मर्डर में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर किसी इंसान ने डॉक्टर को मारा होता तो सीसीटीवी कैमरा में घर के अंदर जाते हुए या वहाँ से बाहर निकलते हुए दिखाई जरूर देता। लेकिन ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति थी जो आई डॉक्टर का मर्डर किया और किसी को दिखाई भी नहीं दी? अब सिर्फ और सिर्फ बाबा अंजनी प्रसाद ही उनके प्रश्नों का जवाब दे सकते थे। अपनी बेटी की जीवन की रक्षा करने के लिए रेवती, सुनीता, विराज और राज सभी लोग मिलकर बाबा के आश्रम पहुंच जाते हैं और बाबा को बंगले में हुई सारी घटनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से आपको इस शक्ति से छुटकारा दिलाने का पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन अगर मेरा अंदेशा सही है तो ये सब कुछ यूं ही रुकेगा नहीं। लेकिन घबराओ नहीं, हर समस्या का कुछ ना कुछ समाधान होता ही है। सबसे पहले ये बताइए कि आप कब से इस बंगले में रह रहे हैं, और क्या इस बंगले में आने से पहले भी आपकी बेटी का व्यवहार ऐसा ही था? नहीं बाबा, अभी कुछ ही दिन पहले ये बंगला मैंने सस्ते दामों पर खरीदा और फिर पूरे परिवार के साथ यहाँ शिफ्ट हो गया। जिस दिन हम लोग बंगले में शिफ्ट हुए उसी दिन मेरी बेटी साक्षी को ये गुड़िया ना जाने कहां से मिल गई। एक बार जो साक्षी ने उस गुड़िया को हाथ में उठाया, उसके बाद आज तक उसने उसे छोड़ा ही नहीं। वो पूरा दिन इस गुड़िया को अपने साथ लेकर घूमती है। आपने कहा कि आपको ये बंगला कम दामों पर मिला था। क्या बंगले के पुराने मालिक से मिलवा सकते हैं आप मुझे? हो ना हो, इस बंगले का पुराना मालिक जानता था कि इस बंगले में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए उसने अपना करोड़ रुपए का बंगला आपको कौड़ियों के दाम पर बेच दिया। राज को बाबा की बात समझ में आने लगी थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। सबसे पहले मैं जाकर उस आदमी को पकड़ता हूँ जिसने ये बंगला मुझे बेचा था। हो सकता है उसे इस गुड़िया से छुटकारा पाने का तरीका पता हो। ये लो, ये अभिमंत्रित धागा है, इसे ले जाकर अपनी बेटी के गले में बांध देना। ऐसा करने से वो आपकी बच्ची को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। और हाँ, इसके बाद आपको हिम्मत करके उस गुड़िया को पेट्रोल छिड़क कर आग लगानी होगी। राज अपने घर जाता है। रात घेराई थी। राज ने झांक कर देखा, उसकी बेटी गहरी नींद में सोई हुई थी। दबे पांव राज साक्षी के कमरे में जाता है और उसकी गुड़िया को वहां से उठाकर बाहर ले आता है। दूसरी तरफ रेवती जाकर धीरे से बाबा का दिया हुआ धागा साक्षी के गले में बांध देती है। उसके बाद राज और रेवती मिलकर उस गुड़िया को आग लगा देते हैं। तभी उन्हें मां सुनीता के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। सामने साक्षी हाथ में चाकू लिए खड़ी हुई थी और धीरे धीरे अपनी गर्दन रेत रही थी, जिसके कारण
खून की धार बहकर उसके कपड़ों पर आ रही थी। ये क्या कर रहे हो साक्षी? चाकू नीचे रखो। आपने मेरी एमिली को जलाया, अब मैं भी चली जाऊंगी उसके पास। साक्षी बेटा नहीं। रेवती जल्दी से आग बुझाओ, जल्दी करो। राज और रेवती गुड़िया पर पानी लाकर डाल देते हैं। जैसे ही आग बुझती है, राज और रेवती ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि लगभग आधी जल चुकी वो गुड़िया अगले ही पल फिर से बिल्कुल वैसी ही हो जाती है जैसे उसे कभी जलाया ही नहीं गया था। आज की घटना के बाद राज और रेवती को इतना तो समझ में आ गया था कि इस डॉल से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं जितना उन्होंने सोचा था। अगले दिन वो फिर से बाबा के आश्रम जाते हैं। यदि वो कोई आत्मा होती तो मेरे दिए गए धागे से डरकर कब का तुम्हारा घर छोड़कर चली गई होती। कोई आत्मा नहीं, शैतान है वो, और शैतान अपना ठिकाना छोड़कर कहीं नहीं जाते। अब चलिए, अब उस मकान के मालिक से ही इन सारे प्रश्नों का जवाब मिलेगा। आखिर